नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, राफेल डील 114 राफेल विमानों की डील होने जा रही है, वो भी 3.25 लाख करोड़ में बताई जा रही है। इतना महंगा सौदा ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे की क्या कहानी है, भारत इतना हैवी अमाउंट पे करके इतना राफेल इतनी बड़ी मात्रा में क्यों ले रहा है, आज की वीडियो में पूरा डिटेल से जानेंगे। भारत में ब्यूरोक्रेसी का जो लालच है वो कैसे काम करता है, आज की वीडियो में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो पूरा एंड तक देखना। आपको वीडियो देखने के बाद समझ में आएगा कि कहीं हम लोग फिर से तो नहीं फंसने जा रहे हैं इस राफेल डील के चक्कर में, कहीं एक मकर जाल में फिर से तो नहीं फंसने जा रहे हैं। हम लोग अपना खुद का R&D पर इतना फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं। हम अंतरिक्ष सेक्टर में, स्पेस सेक्टर में झंडे गाड़ सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी में झंडे गाड़ सकते हैं, बाकी चीज़ों में झंडे गाड़ सकते हैं, तो अपना फाइटर जेट क्यों नहीं बना पा रहे हैं, आज की वीडियो में आपको समझ में आएगा। तो आप आर्टिकल देख पाओगे, भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ने जा रही है। अच्छी बात है, ताकत बढ़नी भी चाहिए क्योंकि ज़रूरत भी आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा है। भारतीय वायुसेना ने 114 राफेल विमानों को या कहें 114 और फाइटर जेट की नीड को बताया था कुछ महीनों पहले, और तभी में मैंने आपको अपडेट दिया था कि 114 और राफेल विमानों की ज़रूरत है। भारतीय वायुसेना ने दिया था केंद्र को कि भाई आप सौदा करो। तो फिर केंद्र ने फ्रांस से ये डील को आगे रखा। ये डील बढ़ते बढ़ते पैसे में अगर बात करें तो 3.2 लाख करोड़ पर पहुंच गई है। 3.2 लाख करोड़ में 114 राफेल जेट, ये कहीं ना कहीं बहुत हैवी कॉस्ट पे करने पर मिल रहा है हम लोग को। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आज की वीडियो में डिटेल से जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात, दिशा पब्लिकेशन की दोस्तों हार्ड कॉपी भी आई हुई है, बुक आई हुई है। बहुत सारे लोग हार्ड कॉपी की डिमांड कर रहे थे कि हार्ड कॉपी कैसे ले, क्योंकि इस बार आप जानते हो अपनी हार्ड कॉपी आई नहीं है, सॉफ्ट कॉपी ई बुक आई हुई है। तो दिशा पब्लिकेशन की आप बुक ले सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। ये क्वार्टरली करके लॉन्च करते हैं, 3-3 महीने करके। तो इसका आप कॉम्बो ले सकते हो। कॉम्बो में ये 4 किताबें आएंगी और पूरा का पूरा आपका कवर हो जाएगा 3-3 महीने करके, पूरा साल का। इसमें ये 4 कलर में बुक होती है, तो बढ़िया टेबल चार्ट ग्राफिक्स इसमें भी दिए रहते हैं, इन्फोग्राफिक्स, माइंड मैप, इन सब खूबियों के साथ ये आप ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कुछ और स्पेशलिटी हैं दिशा पब्लिकेशन की बुक में, जैसे अपकमिंग एग्जाम का कैलेंडर आपको दिख जाएगा, कौन कौन से एग्जाम किस किस महीने लगे हुए हैं, बड़े बड़े एग्जाम। इसके अलावा आपको 10+ आर्टिकल, एस्से आइडिया, बर्निंग इशू पर मिल जाएंगे। इमर्जिंग ट्रेंडिंग गेम चेंजर्स क्या क्या है वो मिल जाएंगे। अपकमिंग एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पर प्रैक्टिस सेट्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा टाइमलाइन, इवेंट्स, एग्जाम स्पेशल अपडेट्स, ये सब दिया गया है मैप के माध्यम से, कलरफुल डिज़ाइन के साथ, क्योंकि 4 कलर में है तो कलरफुल डिज़ाइन के साथ आपको हर एक चीज़ें इसमें मिल रही हैं। ये बुक आप अमेजन, फ्लिपकार्ट या दिशा पब्लिकेशन की वेबसाइट से ले सकते हो। लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप इन बुक को ऑर्डर कर सकते हो। कॉम्बो भी ले सकते हो एक साथ पूरे ईयर का, जिसमें 4 बुक का पैकेज आएगा, या आप क्वार्टरली भी इसे ले सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो जो भी सुटेबल लगे वो आप ऑर्डर कर सकते हो। तो याद रखना, दिशा पब्लिकेशन की ये क्वार्टरली करंट अफेयर की पुस्तक है हार्ड कॉपी में, ठीक है। चलिए अब टॉपिक पर वापस आते हैं। तो देखिए, अभी भारत ने ना 3.25 लाख करोड़ में 114 राफेल खरीदने जाने की बात की है। अभी इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, वो भारत आने वाले हैं और उन्हीं से संभावित है कि ये डील क्लोज हो जाएगी उसी टाइम पर, मतलब फाइनल हो जाएगी। यहाँ पर आपको एक ध्यान देने वाली बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये 4.5 जनरेशन का राफेल विमान है। तो यहाँ सवाल उठता है ये कि दुनिया पूरी 5th जनरेशन के विमान पर जा रही है, हम लोग 4.5 को ही लेने में क्यों लगे हुए हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आज हम फाइटर प्लेन खरीदे, उसके बाद फिर 2-4-5 साल बाद फिर हम दूसरा खरीदने लगेंगे या इसको हटा देंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको मैं ऐसा ही एग्जांपल बता दूं कि MiG-21 जो विमान थे 1965-70 के दशक में आए थे और तब से लेकर के आज तक यूज हो रहा था। अभी 2025 में उनको रिटायर किया गया है। सोचो कितने साल तक वो भारत में रहे। हालांकि और पहले रिटायर हो जाना चाहिए था, लेकिन भारत में कमी थी, इसलिए उनको अभी और तक खींचा गया और अभी तक वो चल रहे थे। MiG-21 जो कि उड़ता ताबूत भी कहते हैं जिसे, फ्लाइंग कॉफिन। खैर, अब अपने पास राफेल विमान है। आपने देखा 2016 में ना राफेल विमानों की डील हुई थी, मतलब शुरू हुई थी। शुरुआत तो और पहले से हो गई थी, लेकिन बीच में डील कैंसिल हो जाने की वजह से 2016 में आनंद फानंद में फिर से नई डील की गई और 2020 आते आते उसकी डिलीवरी हुई। जबकि डिमांड 2001 में ही हो गया था, जब कारगिल वार जीता था हम लोगों ने, उसी टाइम इसकी नीड पड़ी थी कि भाई थोड़ा सा अपग्रेड करने की ज़रूरत है। और
फ्रांस की फाइटर जेट को लेते हैं राफेल की। लेकिन फिर आगे चल करके मनमोहन सरकार में डील काफ़ी डिले हुई, उसके बाद आते आते फिर डील कैंसिल हो गई थी। फिर 2016 में एक बार फिर से डील शुरू हुई और वो डील 2020 आते आते पूरा कंप्लीट हुई और अपने पास 36 राफेल विमान आए इंडियन एयरफोर्स के लिए। और अभी कुछ दिन पहले ही, अगर आपको याद हो, कुछ महीनों पहले कह सकते हैं कि 26 और राफेल मरीन विमानों की डील हुई, जिसमें नेवी के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 26 राफेल विमान 63,000 करोड़ में डील करे। 63,000 करोड़ में, तो यानी कि 36 पुराने थे, 26 ये हुए। उसके बाद वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार को बताया कि 114 और राफेल विमानों की हमें जरूरत है। इसी बीच मिग 21 अपना रिटायर हो गया, तो बहुत ज़्यादा डिमांड अचानक से बढ़ गई, क्योंकि मिग 21 को इसीलिए खींचा जा रहा था क्योंकि कमी थी भारतीय वायुसेना के बाद फाइटर जेट्स की। जितना भारत के पड़ोसी देशों के साथ में बॉर्डर टेंशंस लगे होते हैं, जितना अपनी नीड है, उस हिसाब से फाइटर जेट्स की बहुत ज़्यादा कमी है। तो ऐसे में राफेल ने बढ़िया परचम भी लहराया, बढ़िया अच्छे से इसमें क्वालिटी भी है, लेकिन ये 4.5 जनरेशन का है। अब जनरेशन को भी थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, 5th जनरेशन विमान उन्हें कहते हैं जिसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी होती है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी बोले तो कि रडार की पकड़ में नहीं आते हैं, उन पर कुछ इस प्रकार के लेपिंग या इस प्रकार के उसमें सिस्टम इक्विपमेंट लगे होते हैं कि रडार से जो आती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो या तो वो रिफ्रैक्ट कर देता है या तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, दोबारा से रिफ्लेक्ट नहीं करता है, जिससे रडार को पता नहीं लग पाता है कि सामने कौन सा ऑब्जेक्ट है। क्योंकि रेडियो डिरेक्शन एंड रेंजिंग वो ऐसे ही काम करता है, रेडियो वेव्स भेजता है, जहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होता है वो वहाँ से टकरा कर वापस आता है, तो उसी से वो पता लगाता है कितनी दूरी पर है। तो अब जब स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाले विमान पर दुनिया पूरा काम कर रही है, जैसे कि रूस का सुखोई 57 है, अमेरिका का F-35 है, चाइना का J-20 है, तो यहाँ पर भारत जो है ये लगा हुआ है 4.5 जनरेशन के राफेल विमान खरीदने पर, वो भी इतनी बड़ी मात्रा में। भारत को भी चाहिए भाई, डील कर ही रहे हैं तो हम 5th जनरेशन पर जाएं, लेकिन भारत अभी अटका हुआ है कि अमेरिका वाला F-35 लें या रूस वाला सुखोई 57 लें। अगर भारत रूस का सुखोई 57 लेने जाता है तो फिर इधर अमेरिका का दबाव और झेलना पड़ सकता है, इसीलिए अभी उसको भारत डिले करता जा रहा है। लेकिन अब इसी में देखो, इसमें ना थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी वाली भी समस्या आती है। कई बार ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं ना, ऐसी बड़ी डील्स में वो फ़ायदा उठाते हैं, वो मज़ा मार जाते हैं, वो घूस खा जाते हैं, वो जानबूझ करके। क्योंकि देखो, जो सरकारें हैं, जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिशियन हैं, तो बस ब्यूरोक्रेसी को कहेंगे, सचिव को कहेंगे, जो भी होंगे उनको कहा जाएगा कि भाई इस पर रिपोर्ट तैयार करो और विचार करो कि कौन सा बढ़िया है। अब जब ब्यूरोक्रेट्स खरीद लोगे और फिर उसको जो बताओगे वही आकर के वो रिकमेंड करेगा कि ये खरीदना चाहिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ब्यूरोक्रेसी में सबसे बड़ी समस्या आती है। कई बार ऐसी बड़ी बड़ी डील में क्या होता है, कई बार डील डिले करवा दी जाती है जानबूझ करके। किसी दुश्मन देश के हाथों जब अगर बिक गया रहता है कोई, तो जानबूझ करके डील को और डिले करते रहते हैं, खींचते रहते हैं, जिससे वो कैपेबिलिटी ना बिल्ड हो पाए। और कई बार ऐसा होता है कि जानबूझ करके इनका वाला ना लेकर ये वाला लो, ये वाला सबसे बढ़िया है, यही वाला बिकवा दिए, मतलब उस देश से खरीदवा दिए। तो ऐसी भी समस्याएं कई बार ऐसे बड़ी बड़ी डील में होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इस वाले में हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन अभी देखो, सोचने वाली बात है कि अभी दुनिया पूरा तरीके से डिमांड में है कि 5th जनरेशन का लो। और अपना जो AMCA प्रोजेक्ट है, जो अपना खुद का है, जो फाइटर 5th जनरेशन वाला, वो AMCA प्रोजेक्ट अपना डिले होता चला जा रहा है, क्योंकि उसमें उतना प्रॉपर फंडिंग नहीं मिल पा रही है। यहाँ भैया दीदी बहनी मामी चाची योजना चल रही है, 10,000 बांटो, 5,000 बांटो, 3,000 बांटो। रक्षा बजट पर कभी फोकस नहीं किया जाता है। जब भी बजट आता है, बिहार में दे दो, आंध्र प्रदेश में दे दो, यूपी में दे दो, यहाँ दे दो, वहाँ दे दो, जहाँ चुनाव आने वाले हैं वहाँ पूरा पैसा लगा दो, इसी में जा रहा है। डिफेंस बजट में नहीं लग रहा है। फिर कल को आके ट्रंप बोलेगा कि 8 फाइटर जेट गिराए, फिर यहाँ पर जवाब देने लायक नहीं बचोगे। तो खैर, AMCA प्रोजेक्ट लगातार डिले होता चला जा रहा है। ये 5th जनरेशन का अपना है, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि 2030-32 तक ये जाकर बनेगा। तेजस फाइटर जेट जो हम लोग खुद बना रहे हैं, इतना मतलब डिले प्रोजेक्ट है। सन 2000 से हम लोग बना रहे हैं, उसके भी पहले से। लेकिन वो तेजस प्रोजेक्ट में इतना बड़ा खेल हुआ है कि आप समझिए कि उसका इंजन GE बना रहा है। GE कंपनी है, अमेरिकी कंपनी। वो जानबूझ करके उसका इंजन इतना डिले डिलीवर करता है कि भारत के पास तेजस विमान आ ही नहीं पा रहे हैं। तेजस अपना LCA फाइटर जेट है, यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, और वो सबसे छोटा है, सबसे हल्का विमान है। तो भारत ने सोचा कि चलो भाई, मिग 21 है, मिग 21 जब तक रिटायर का समय आएगा तब तक हम लोग पूरा तेजस से भर डालेंगे, ज़रूरत पूरा हो जाएगा। लेकिन तेजस इतना डिले प्रोजेक्ट होता चला जा रहा है कि अभी उसकी पूरी डिलीवरी भी नहीं हो पा रही है। अब इसमें HAL वालों को देखो, HAL की भी नाकामी है। HAL जब भी कोई चीज़ बनाता है, इसको दिया जाता है प्रोजेक्ट, पता चलता है कि ये
बनाने के बाद अभी देखो कुछ कई सारे हेलीकॉप्टर भी टाइप ये बना रहा है। जब मिलिट्री टाइप के हेलीकॉप्टर बनाता है, जब फाइनल स्टेज पहुंचता है तो फिर से वो कहता है नहीं नहीं अभी हम नहीं भेज सकते, इसमें कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। तो ये ऐसे ऐसे सालों सालों प्रोजेक्ट डिले होते चले जा रहे हैं। वहीं अगर चाइना देखो, रसिया देखो या बाकी देश देखो, इतना तेजी से बिल्ड करते जा रहे हैं। कल को ये पता लगता है ये रिसर्च हो गया, परसों ये रिसर्च हो गया। क्या भारत के पास साइंटिस्ट की कमी है? नहीं। क्या भारत के पास रिसर्च सेंटर्स की कमी है? नहीं। डीआरडीओ ने पूरा परचम लहराया है, एक से एक चीज़ बना करके देता है। लेकिन आज के टाइम पर देखोगे तो ना अपने पास कोई ऐसा वर्ल्ड क्लास का टक्कर लेने लायक कोई ड्रोन बन पाया, ना वर्ल्ड क्लास का टक्कर लेने लायक कोई फाइटर जेट बन पाया, ना कोई वर्ल्ड क्लास का टक्कर लेने लायक कोई ऐसा इंजन बना पाए हम लोग कि हम लोग अपना इंजन किसी और को बेच सके। तेजस को लेकर के खूब शुरुआत में प्रचार प्रसार किया गया कि भाई लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसको अभी हम लोग किसी को बेच नहीं पाए। इंडोनेशिया को बेच रहे थे, अभी लास्ट टाइम पर पता चला कि इंडोनेशिया ने डील साइन करनी शुरू कर दी है पाकिस्तान से। पाकिस्तान का JF-17 थंडर खरीदेगा। सोचो, अब पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर का अफवाहों का फायदा उठा करके 5 से 7 देशों को अपना फाइटर जेट बेचने जा रहा है, जिसमें लीबिया, अजरबैजान, बांग्लादेश भी शामिल हो गया है, इंडोनेशिया शामिल हो गया। इन देशों को वो अफवाह मात्र उड़ा करके वो बेच ले जा रहा है। लेकिन इंडिया में ब्यूरोक्रेसी की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि ये लोग ना इसको प्रचार कर पाए अच्छे से, ना सही समय पर काउंटर कर पाए अफवाहों को, और ना ही यहाँ पर सही समय पर इसको बढ़ावा दे पाए, प्रमोशन कर पाए या कुछ कर पाए। आप एक एडवर्टाइजमेंट नहीं देखोगे कि तेजस फाइटर जेट है या कोई अपना है उसका एडवर्टाइजमेंट कुछ आ रहा हो। ऑपरेशन सिंदूर के 3 दिन बाद तो फिर भारतीय वायुसेना का एक वीडियो आया ऑफिशियल अकाउंट पर, जिसमें वो दिखाया कि ऑपरेशन सिंदूर में कैसे कैसे हो रहे थे। तो इतना लचर व्यवस्था चल रही है। इस वाले सेक्टर में हम लोग कब आगे बढ़ेंगे पता नहीं चल रहा है। खैर, अब आते हैं राफेल पर। राफेल देखो, इतना महंगा डील एक तो हो गया। डील में कई बार ना जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो पैसा बनाने पर भी लग जाते हैं कि इसको जानबूझ करके और महंगा करवाओ प्रोजेक्ट और यही वाला लेवाओ, है ना। अगर चाहो तो थोड़ा सा, भाई इतना टैरिफ लगा ही रहा है ट्रम्प, तो चलो थोड़ा सा और झेल लेते हैं दर्द, ले लेते हैं सुखोई 57। कम से कम 5th जनरेशन का तो रहेगा, कम से कम एक डर तो रहेगा। अगर आपको याद हो, जब 2018-19 में राफेल आने शुरू हुए थे, उसी समय इतनी दहशत पैदा हो गई थी, इस टाइप का मतलब माहौल बना था कि पाकिस्तान थरथरा रहा था कि भाई अब तो राफेल आ गए हैं। याद होगा बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था जब मिराज 2000 से हुआ था, तो उसके कुछ दिनों के बाद ही पहली आई डिलीवरी हुई थी राफेल की। तो फिर ये हुआ था कि भाई मिराज 2000 ने इतना हंगामा मचा दिया, तो राफेल आया है, ये क्या करेगा। तो उस टाइम इतना हाइप क्रिएट हुआ था। अब अगर सुखोई 57 आता है, स्टील्थ वाला आ जाता है, जो कि अभी पाकिस्तान के पास नहीं है, बांग्लादेश के पास नहीं है, तो फिर भारत का एक कहीं ना कहीं कैपेबिलिटी और मजबूत होगी, एक मोरल बढ़िया बढ़ेगा। चाहे 10 ही लेके बैठो, किसी को थोड़ी ना पता है कि कौन से वाले एयरबेस पे कहाँ पर रखे हुए उसे, लेकिन कम से कम कुछ तो डील करो, शुरुआत तो करो एक, जैसे राफेल की डील शुरुआत से हुई। अब बात करते हैं इस पर, प्रोजेक्ट पर, जो बजट आता है। अभी 1 फरवरी को बजट आना है। बजट में देखना, अगर डिफेंस बजट जो है उसमें आएगा भी ना, डिफेंस बजट 1% 2% रखेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे कि आधा 50% जो है, जो सैलरी, पेंशन और बाकी सेनाओं की योजनाएं जाती हैं, उसको भी इसी में ऐड करके दिखाएंगे। एक तो वैसे ही डिफेंस बजट कम, उसमें 60 से 70% जो है वो सैलरी पेंशन वाला भी इसी में जोड़ रहे हो। सैलरी पेंशन तो अच्छी बात है, लेकिन उसको डिफेंस बजट में ना जोड़ करके दिखाओ कि हमारा डिफेंस बजट इतना है। डिफेंस बजट वो होना चाहिए जिसमें हम लोग ये दिखाएं कि कितने रिसर्च सेंटर बना रहे हैं, कितना बड़ा बड़ा डील करेंगे, कितने देशों से क्या खरीदेंगे या फिर क्या बेचेंगे, या फिर और ऐसे इंस्टीट्यूट, ऐसे रिसर्च सेंटर बनाने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, और किसी प्रोजेक्ट को काम करने के लिए क्या करने जा रहे हैं। अभी आपने देखा वेनेजुएला में जो अटैक हुआ था, वहाँ पर एक सैनिक का इंटरव्यू आया हुआ है। उसने बताया कि अमेरिका ने पता नहीं ऐसा कौन सा विपन चलाया कि सब लोग ऐसे खड़े खड़े रह गए, गिरने लगे अचानक से, उनके नाक से खून गिरने लगा, ना हथियार चलाना पड़ा, ना कुछ हुआ, बस अचानक से सब मतलब खड़े के खड़े रह गए। जितने भी थे 400-500 सैनिक थे आसपास राष्ट्रपति के, लेकिन सब के सब धरे के धरे रह गए। तो बाद में पता चला वो तो सोनिक वेपन था, जो साउंड वेव, मतलब तेज़ी से वो आवाज़ करता है, बहुत इतना ज़्यादा साउंड क्रिएट करता है कि कान फटने लगता है। पलटियाँ होने लगी थी, किसी को समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। तो ऐसे ऐसे वेपन बनाने पर दुनिया लगी हुई है, और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में। अब ब्यूरोक्रेट्स क्या करते हैं, सबसे पहले डील इधर उधर करवाएंगे, पैसा अच्छा मुनाफा बनाएंगे, अपनी फैमिली को शिफ्ट करेंगे विदेशों में। तो ये एक गंभीर विषय है जिस पर मैं नज़र डालने के लिए ये वीडियो बनाया हुआ हूँ। हमें
हमें अपनी सेनाओं पर पूरा भरोसा है, गवर्नमेंट पे भी पूरा भरोसा है। गवर्नमेंट ने भी नो डाउट पिछले कई सालों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, बहुत कुछ सुधार किया है, लेकिन उनको इन चीज़ों पर भी नज़र थोड़ा सा डालनी चाहिए। यहाँ पर भी एक प्रकार से जैसे होता नहीं, हर जगह पर चेकिंग होती है, कैग होता है, कहीं ना कहीं इस डील पर भी थोड़ा सा एक बार स्क्रूटनी करने की ज़रूरत है कि कोई चीज़ जो खरीदी जा रही है वो इतनी कॉस्टली कैसे हो जा रही है अचानक से। अब इसका कॉस्टली होने के दो कारण हो सकते हैं, एक तो ये ब्यूरोक्रेट्स महोदय लोग, ये दूसरा ये कि फ्रांस जो है इस समय मौके पर चौका मार रहा है। दूसरा बात, एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात, फ्रांस इसमें कोई सोर्स कोड भी नहीं दे रहा है। इसमें फ्रांस ये भी कह रहा है कि केवल 30% आपके इंडिया में बनेंगे और कोई सोर्स भी नहीं देंगे, सोर्स कोड भी नहीं देंगे। मतलब मेड इन इंडिया सामान इसमें केवल 30% लगेगा और मतलब कि सामान भेजा जाएगा, यहाँ पर असेंबली वगैरह होगी तो, और सोर्स कोड भी नहीं देगा। कल को हमें कोई अपग्रेड करना होगा तो फिर फ्रांस से कोई ना कोई या तो पैसा देना होगा या तो फ्रांस की तरफ देखना होगा कि भाई हमें ये अपडेट करवा दो, हमने ये वाली मिसाइल बनाई है, ये वाली मिसाइल में फिट करना चाहते हैं। बिना सोर्स कोड के नहीं हो पाएगा। उधर रसिया जो है सुखोई 57 के जरिए उसमें सोर्स कोड भी देने को तैयार था और ये भी कह रहा था कि ले जाओ सब कुछ अपने ही वहाँ बनाओ, ब्रह्मोस की तरह, जैसे ब्रह्मोस डेवलप करते हो, वो भी इंडिया और रसिया का इक्विपमेंट है। लेकिन फिर भी वहाँ पर इंडिया नहीं माना है अभी तक। और फिलहाल के लिए तो न्यूज़ यही है कि अभी तक कोई ऐसा सुगबुगाहट नहीं है कि हम लोग सुखोई 57 लेने जा रहे हैं या F-35 लेने जा रहे हैं। F-35 तो लेना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि आपने देखा पिछले कई महीनों में लगातार उसके क्रैश के वीडियो आए हैं, केरल में भी आकर के खड़ा हो गया था, वो उड़ नहीं पा रहा था। तो लेकिन फिर वही बात, ब्यूरोक्रेसी, अगर समझा ले गए, पढ़ा ले गए, खरीद ले गए किसी को, तो क्या पता वो ऐसे ही ज्ञान दे देंगे कि नहीं भाई सुखोई 57 की जगह F-35 ले जाओ। वैसे तो मुझे तो नहीं लगता है कि उसको लेना चाहिए, क्योंकि पब्लिक भी अब अच्छे से जान ही चुकी है कि F-35 कितना बकवास है। और देखना होगा क्या होता है, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। जाने से पहले एक और ज़रूरी बात, लास्ट डे ऑफर है आज, लोहरी कूपन कोड यूज़ कीजिए, मकर संक्रांति ऑफर, जिसके तहत आप MGT ऐप के भी जो वीडियो कोर्सेज हैं, खासकर GS सफलता 4.0 बैच, ये आपको लेने का आज आखिरी मौका है। तो जिसके तहत आप सारे सब्जेक्ट GS के कवर कर सकते हो, इकोनॉमी, पॉलिटी, कंप्यूटर साइंस, सब कुछ। तो ये आपको MGT ऐप पर मिलेगा। MGT ऐप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।